Assalamu alaikum class. Today our chapter is chapter 6, environment and feeding relationship. First of all, you know about the habitat. What is habitat? A habitat is any place where a group of organisms can live, just like ponds, streams, rock, pools, composite heaps and rotting logs, or are all habitats. हैबिटेट किसी ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप रहता हो। ठीक है, ना सिर्फ ये कि वो वहाँ पे रहता हो बल्कि वो वहाँ पर अपना फूड हासिल कर सकता हो उस जगह से, और वहीं पर वो अपनी न्यू जनरेशन जो है वो वहाँ पर उसकी रिप्रोड्यूस कर सकता हो। ठीक है, वहाँ वो अपनी न्यू जनरेशन को रिप्रोड्यूस कर सकता हो, ऐसी जगह हैबिटेट कहलाती है। A habitat is a place where an organism can feed, shelter and reproduce. यानी कि वो जगह जहाँ वो रहता हो कोई ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर वो अपना फीड हासिल करता हो वहाँ से, और वहीं पर वो रिप्रोड्यूस कर सके। ऐसा प्लेस, ऐसी जगह को उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहा जाता है? हैबिटेट। इसकी एग्जाम्पल आप ले लें कि एक ट्री है, वो ट्री भी क्या है? एक्चुअली एक हैबिटेट है। ट्री के ऊपर इंसेक्ट्स भी मौजूद होते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, वहीं पर वो अपना नेस्ट बनाते हैं, अपना जो फीड है वो लेकर आते हैं और वहीं पर बैठकर उसको खाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जो ट्री है वो बर्ड्स के लिए उनका क्या है? हैबिटेट है। इंसेक्ट्स जो उस ट्री के ऊपर रहते हैं वो वहाँ उस ट्री पर मौजूद लीव्स पे रहते हैं, लीव्स को एज ए फूड यूटिलाइज करते हैं और वहीं पर वो रहते हैं। सो दैट इज देयर हैबिटेट। तो हैबिटेट ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपने तमाम जो खाना पीना है वो हासिल करें और वहाँ पर वो रहते हों, वो जगह उनको शेल्टर प्रोवाइड करती हो। अनदर एग्जाम्पल पॉन्ड। पॉन्ड को अगर आप देखें तो पानी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? फ्रॉग नज़र आते हैं, फिशेस, स्मॉल फिशेस होती हैं उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि एल्जी है या कुछ और दूसरे छोटे प्लांट जो कि वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? वहाँ का हैबिटेट बनाती हैं। जैसे प्लांट का हो या फिशेस का, इन ऑर्गेनिज्म का वो बॉन्ड क्या हो जाता है? हैबिटेट, जहाँ पर वो अपना रहते हैं प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स। सो दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट। अगर कोई पार्क है तो पार्क एक बड़ा हैबिटेट है। ठीक है, और इसी तरीके से लार्जर जो हैबिटेट होते हैं, जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है? एक लार्जर हैबिटेट है जहाँ पर डिफरेंट स्मॉलर हैबिटेट्स मौजूद हैं और स्मॉलर हैबिटेट्स मिलकर एक लार्जर हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। अब फॉरेस्ट के अंदर स्मॉलर हैबिटेट्स क्या चीज़ें हैं? स्मॉलर हैबिटेट्स मीन्स कि वहाँ पर ट्री है जो कि एक स्मॉलर हैबिटेट है। जो नीचे का फ्लोर होता है और फॉरेस्ट का, जिसके ऊपर लीव्स मौजूद होते हैं, यानी कि जो दरख्तों से गिरते हैं लीव्स, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। छोटे से कुछ खुरदुरा पौधे मौजूद होते हैं, तो वो सब मिलकर भी एक डिफरेंट टाइप का हैबिटेट बना रहे होते हैं, जो कि फॉरेस्ट फ्लोर पर मौजूद होता है, ट्री पे मौजूद होता है। और खुद बताते खुद एक लॉग अगर वहाँ पर मौजूद है तो वो एक हैबिटेट के तौर पर बिहेव कर रहा होता है, यानी कि दरख्त का टूटा हुआ तना, ठीक है, ट्रंक उसका, वो खुद एक हैबिटेट है। इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पर अगर कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट हैबिटेट है। बहुत सारी हैबिटेट्स, स्मॉलर हैबिटेट्स मिलकर एक लार्जर हैबिटेट, यानी कि एक लार्जर हैबिटेट मीन्स फॉरेस्ट डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे हैबिटेट जो हैं वो आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं एनवायरनमेंट में। डेजर्ट एक हैबिटेट है, ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद होते हैं। फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल्स मौजूद होते हैं। अगर आप रिवर की बात करें तो रिवर खुद एक हैबिटेट है, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट होंगे। सी एक अलग टाइप के हैबिटेट है। तो इस तरीके से बहुत सारी हैबिटेट्स हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिज्म
जो है वो रहते हों, उनके लिए वो शेल्टर प्रोवाइड करता हो, वहाँ पर उनका फीड मौजूद फीड करते हों वो वहाँ पर रहते हुए, यानी कि उनका फूड अवेलेबल हो वहाँ पर, और वहाँ रहते हुए वो रिप्रोड्यूस कर सकते हों और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकें। ऐसी जगह उनका क्या कहलाता है? हैबिटेट कहला रहा होता है। Another topic is adaptation to habitat. ठीक है, एडेप्टेशन मीन्स यानी कि कुछ चेंजेस ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती हैं अपने हैबिटेट के अपने हैबिटेट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उस हैबिटेट के अंदर सरवाइव कर सकें सक्सेसफुली, इसके लिए उनकी बॉडी जो है वो अडेप्ट करती है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। ठीक है, ये बहुत एडेप्टेशन जो होती हैं ये फॉरेन से डेवलप नहीं होती, बल्कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती हैं। Plants or animals had useful characteristics which in their turn helped them to survive, reproduce and so passed on these useful characteristics to their youngs. जब ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, वो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं जो कि उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से उनकी बॉडी को सूट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर सरवाइव कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पर रहते हुए, और फिर वही एडेप्टेशन जो है वो आगे अपने न्यू जनरेशन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एनिमल लिविंग ऑन अ ट्री इज ग्रीन इन कलर, it will have a better chance at survival because of its natural camouflage. अगर एक ऑर्गेनिज्म जो कि ट्री के ऊपर रहता है, ठीक है, अगर वो ग्रीन कलर का होगा या उसका कलर मोर और लेस ऐसा होगा कि वो ट्री के साथ मैच कर जाए। ठीक है, अगर वो लीव्स के ऊपर रह रहा है तो ग्रीन है, और अगर वो ट्री के ट्रंक के ऊपर रहता है तो समहाउ ब्राउन इन कलर, यानी कि उसका कलर अपने इन्वायरमेंट से अपने हैबिटेट से मैच करता होगा, तो उसके लिए ये चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो वहाँ पर रहते हुए सरवाइव करे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका कलर जो है वो उसको छुपाने में हेल्प करेगा, वो एडजस्ट हो जाएगा इजीली। अगर ग्रीन कलर है और वो लीव्स के ऊपर रहता है तो उसको पहचानना मुश्किल होता है, वो इजीली अपने आप को, वो ऑर्गेनिज्म जो है या वो इंसेक्ट जो है वो इजीली अपने कलर की वजह से उस लीव्स के साथ मैच कर और अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता है, यानी कि अपने आप को छुपा लेता है उन लीव्स के दरमियान में। ठीक है, तो उसको पहचानना थोड़ा सा क्या हो जाता है यहाँ पर, मुश्किल होता है। तो कैमोफ्लेज जो करते हैं एनिमल्स, वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से करते हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट का हिस्सा लगे और वहाँ पर उनको पहचानना मुश्किल हो जाए। उनके जो प्रे हैं वो जो उसका शिकार करने वाले हैं वो उसको शिकार ना कर पाए, इसलिए वो ऑर्गेनिज्म जो कि जिनका वो फूड बन सकता है वो उससे अपने आप को क्या करता है, छुपा लेता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स एनिमल्स की ले सकते हैं हम, जो कि अपने आप को या उनकी बॉडी जो है कुदरती तौर पर अडेप्ट हो गई है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, कुछ और एनिमल्स जिनकी बॉडी उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो गई। इसकी एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लेते हैं मोल्स। मोल्स क्या हैं? मोल्स वो एनिमल्स हैं जो सॉइल के अंदर जो है वो बुरो बनाकर रहते हैं, ग्रोइंग एनिमल्स कहलाते हैं, यानी कि ये गड्ढा खोद कर उसके अंदर अपना बिल बनाते हैं मट्टी के अंदर, और वहाँ पर वो रहते हैं। सो क्योंकि ये ग्रो होकर ग्रोइंग एनिमल्स कहलाते हैं, ये अपने ग्रो बनाते हैं सॉइल के अंदर, सैंड के अंदर, तो ये क्या कहलाते हैं? ग्रोइंग एनिमल्स। मोल्स भी ऐसे ही एनिमल्स हैं, और ये अपने इनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से ये अपने एनवायरनमेंट में इजीली सरवाइव कर पाते हैं। वो इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? नंबर 1 कैरेक्टर, दे हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट द अर्थवर्म दे फीड ऑन अंडरग्राउंड। इनका जो
खाना है या इनका जो फूड है वो क्या है, अर्थवर्म। ये अर्थवर्म को तलाश करते हैं किस बेस पर, इनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज होता है, कुदरती तौर पर इनके अंदर सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से ये अर्थवर्म को डिटेक्ट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं अंडरग्राउंड, जमीन को खोदकर उसमें से अर्थवर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही उनका फूड है। They have extra large front feet and sharp claws to dig through the soil. इनके आगे के जो फीट हैं वो कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं और शार्प क्लॉज उस पर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली सॉइल को डिग कर सकते हैं या खोद सकते हैं। ठीक है, सॉइल को वो खोदने के लिए या डिग करने के लिए उनके पास शार्प क्लॉज होते हैं और लार्ज फ्रंट फीट मौजूद होते हैं, यानी कि अपने आगे के फीट से वो ये काम करते हैं कि वो जल्दी जल्दी तेजी के साथ जो है वो सॉइल को डिग करते हैं और वहाँ से अपने लिए जो है वो फूड तलाश करते हैं या अर्थवर्म को तलाश करते हैं। दे हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप allowing them to move easily through the tunnels they have made. ये अंदर सॉइल के अंदर जो हैं अपने ग्रो बनाते हैं इस तरीके से कि वो टनल की तरह से होते हैं, यानी कि अंदर ही अंदर गहरे होते चले जाते हैं और उसके अंदर वो मूव करते हैं। बाज़ औक़ात एक जगह से दाखिल होते हैं और दूसरी जगह से निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी टनल बना लेते हैं, दो होल्स के दरमियान एक पूरी टनल बनाकर रहते हैं और उसके ही अंदर ये अपना फूड भी तलाश करते हैं और इसकी उस टनल में मूव करने के लिए इनकी बॉडी कुदरती तौर पर स्ट्रीमलाइंड शेप की होती है, जिसकी वजह से ये इजीली उस टनल के अंदर मूव कर पाते हैं। ठीक है, देयर फर इज शॉर्ट एंड वेलविटी, यानी कि उनका जो फर है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, यानी कि जो इनके बाल होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर जो फर है वो बहुत शॉर्ट होता है और बहुत वेलविटी यानी कि सिल्की होता है। ठीक है, सो दैट दे कैन मूव बैकवर्ड टू फॉरवर्ड इन देयर tunnels and not rub their fur up the wrong way. इसकी वजह से क्योंकि इनका जो फर है वो शॉर्ट होता है और सिल्की या वेलविटी होता है, इजीली आगे पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। टनल के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड नॉट रब देयर फर अप द रॉन्ग वे, और इसकी इनके फर की वजह से इनको मुश्किल पेश नहीं आती आगे पीछे मूव करने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इतना सिल्की और वेलवेटी होता है कि वो इजीली आप ये कह सकते हैं कि फिसलता हुआ चला जाता है टनल के अंदर। ठीक है, तो अगर बड़े बाल होंगे या स्टिकी होंगे या कोई और प्रॉब्लम, कोई और ऐसी चीज़ हो उनके फर में जिसकी वजह से उनको मुश्किल पेश आती है उस टनल के अंदर मूव करने में, तो ऐसी उनकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो वो इतना मुलायम उनका फर होता है, इतना ज़्यादा वेलविटी होता है कि वो इजीली जो है वो मूव कर जाते हैं उस टनल में। अच्छा, ये मोल्स हो गए, यानी कि मोल्स की एडेप्टेशन। दीज आर द एडेप्टेशन ऑफ मोल्स। क्या क्या एडेप्टेशन है? देयर आर 4 एडेप्टेशन। ठीक, गुड सेंस ऑफ स्मेल, एक्स्ट्रा लार्ज फ्रंट फीट, स्ट्रीमलाइंड शेप ऑफ द बॉडी और शॉर्ट फर विद एंड वेलवेटी फर। ठीक, ये 4 इनके जो है एडेप्टेशन है मोल्स के अंदर। अदर एनिमल इज पोलर बेयर। पोलर बेयर मोस्टली कहाँ पर होते हैं? ऑब्वियसली वहाँ जहाँ पे सारा साल स्नो मौजूद रहती है या बर्फ पड़ी रहती है। आइसी वेस्ट एंड स्नो ऑफ द आर्कटिक। आर्कटिक रीजन में आपको मालूम है कि सारा साल बर्फ मौजूद रहती है, वहीं पर पोलर बेयर्स मौजूद होते हैं। पोलर बेयर की बॉडी के अंदर कुछ एडेप्टेशन होती है जो कि उसको उस एनवायरनमेंट के अंदर या उस हैबिटेट के अंदर सरवाइव करने में हेल्प कर रही होती है। A white coat that makes it less easy to for predator to see them. इसकी बॉडी जो है वो वाइट कलर के फर से कवर्ड होती है। आपने देखा होगा पोलर बेयर कैसे होते हैं, वाइट कलर के, यानी कि जो उसका फर है वो वाइट कलर का होता है और आइस भी वाइट कलर की होती है। इसकी वजह से वो इजीली अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अंदर छुपा लेता है और
बर्फ का ही हिस्सा मालूम होता है, जिसकी वजह से जो उसका शिकारी है वो उसको देख नहीं पाता। ठीक है, जब तक कि वो मूव नहीं करे वो शिकारी की नजरों से छुपा रह सकता है बिकॉज ऑफ इट्स वाइट कोट। प्रीडेटर मीन्स उसका शिकारी, जो भी उसको शिकार करे, चाहे वो कोई दूसरा एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो। ठीक है, तो वो हर प्रेडेटर से अपने आप को इजीली छुपा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स वाइट कोट। थिक फर टू ट्रैप हीट एंड कीप देम वार्म। इसके अलावा ये जो इसका वाइट कोट होता है या ये जो इसका फर है ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, जिसकी वजह से ये थिक कोट जो है अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट को ट्रैप करके रखता है, और ये चीज़ उसकी बॉडी को वार्म अप रखती है। इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर, जो कि एक्सट्रीमली नेगेटिव टेम्परेचर होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर ये अपनी बॉडी को warm up रखता है because of its thick fur. The hairs of a polar bear coat are actually hollow tubes. These hair traps and magnify the sun rays, which helps to keep the bear warm. Actually उसकी hairs के अंदर जो है, उसके जो कोट है पोलर बेयर का, उसके अंदर hollow tubes मौजूद होती हैं। अगर इंटरनल उसका स्ट्रक्चर देखा जाए, उसके फर के अंदर कुछ कुदरती तौर पर ऐसे हॉलो ट्यूब्स मौजूद होती हैं जो कि हेयर के साथ कनेक्ट होती हैं, और हेयर उन हॉलो ट्यूब्स के अंदर जो है वो सन लाइट को या सन रेज को एब्जॉर्ब करके ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वार्म अप रहती है। अंडरनीथ द फर अ पोलर बेयर्स स्किन इज ब्लैक, अ कलर विच एब्जॉर्ब हीट। फर के नीचे जो उसकी स्किन का कलर है वो ब्लैक होता है। ऊपर की तरफ उसका फर है जो व्हाइट कलर का है, फर के नीचे जो स्किन है वो स्किन ब्लैक कलर की होती है, जो कि हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। Under its skin, the bear has plenty of fat for insulation and to act as a food store. कुदरती तौर पर इन एनिमल्स के अंदर स्किन के साथ ही एक मोटी लेयर होती है फैट की। ठीक है, एक थिक लेयर ऑफ फैट मौजूद होती है स्किन के नीचे, इनके पास एक थिक लेयर ऑफ फैट मौजूद होती है। और फैट आपको पता है क्या होते हैं, एक तो ये इंसुलेशन के तौर पर यूज होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देते, इसकी वजह से बॉडी जो है वो हीट अप रहती है, इनकी वार्म अप रहती है। और दूसरे ये कि फैट की फॉर्म में ये अपनी बॉडी के अंदर फूड स्टोर कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट, शार्प टीथ फॉर किलिंग द सील्स ऑन विच दे प्रे। इनका जो खाना है, ये जो इनका शिकार है, वो क्या होता है, अमूमन सील्स, क्योंकि इस रीजन के अंदर बहुत कम एनिमल्स मिलते हैं इनको। तो वो एनिमल जो कि इनका शिकार बन सकते हैं वो क्या है, वो सील्स हैं। तो सील्स को शिकार करने के लिए इनके पास क्या मौजूद होते हैं, शार्प टीथ, जिनकी हेल्प से ये अपने शिकार को काबू में करते हैं या उसको मार कर उसको बतौर फूड यूटिलाइज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर वॉकिंग एंड स्विमिंग लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड। कुदरती तौर पर इनकी जो लेग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं उनके, जिसकी वजह से वो जो हैं बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं फूड की तलाश में। और इसके अलावा स्विमिंग में भी इनकी लेग्स, जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं लेग के, वो हेल्प कर रहे होते हैं। Sharp claws and hairs on the soles of the feet to improve their grip on icy surfaces. क्योंकि ये आइस पे चलते हैं, आइस पे चलने के लिए इनको अच्छी ग्रिप की ज़रूरत होती है। इनके क्लॉस के अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं इनके सोल्स में, यानी कि इनका जो पाँव के नीचे का हिस्सा है सोल, वहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, हेयर्स मौजूद होते हैं, जिसकी है जो उनको ग्रैप करने में, आइसी सरफेस को ग्रैप करने में, उसको ग्रिप करने में, उसको होल्ड करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली उस सरफेस के ऊपर चल फिर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इनकी पोलर बेयर की एडेप्टेशन है। इस एडेप्टेशन की वजह से पोलर बेयर जो है वो इजीली अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो सरवाइव कर सकता है और अपना टाइम जो है वो अपने फूड तलाश कर सकता है और डिफरेंट
किस्म के अपना सरवाइव करने में डिफरेंट जो उसके प्रोसेसेस हैं उनसे गुजरता है। ठीक है, द नेक्स्ट एनिमल जो कि है फिश। फिश आपको पता है पॉन्ड में भी रहती है, रिवर्स में भी रह रही होती है, लेक में भी मौजूद होती है। डिफरेंट जो वाटर हैबिटेट है वहाँ पर फिश पाई जाती है। A body, streamlined body to make it easier to move through the water। इसकी बॉडी जो है कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, यानी कि एक लाइन में उसकी पूरी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी, जो कि इसको स्विमिंग करने में हेल्प करती है। ठीक है, फिन्स टू हेल्प इट स्विम थ्रू द वाटर। इसके अंदर फिन्स मौजूद होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसको स्विमिंग के अंदर। ठीक है, आपने देखे होंगे कि विंग्स की तरीके के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कि फिन्स कहलाते हैं। ठीक है, फिश के अंदर एक तो टेल फिन्स मौजूद होते हैं और लेटरल फिन्स मौजूद होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं स्विमिंग के अंदर। अच्छा जी, फिश जो है उसकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन होती है, फिन्स मौजूद होते हैं, टेल्स पे फिन आप देख रहे हैं, डायग्राम में भी एक फिश आपको दिख रही है, इसकी टेल के ऊपर भी फिन्स हैं। ठीक है, और लेटरल फिन्स जो इसके आगे की तरफ माउथ के बिल्कुल बैक एंड पर यानी कि इसकी ट्रंक पर मौजूद है। तो इन तमाम फिन्स की हेल्प से ये क्या कर रही होती है, इजीली स्विम करती है। टेल मौजूद होती है जो कि जिसको ये लेफ्ट राइट मूव करके क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, टेल की हेल्प से ये डायरेक्शन को कंट्रोल करती है और अपनी डायरेक्शन चेंज करती है अकॉर्डिंग टू इट्स मूवमेंट। ठीक है, गिल्स मौजूद होते हैं जो कि इसके लिए ब्रीथिंग का काम करते हैं, यानी कि ब्रीथिंग करती है, ये ब्रीथ करती है थ्रू देयर गिल्स और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, ओवरलैपिंग स्केल्स इन इट्स बॉडी टू कीप द वाटर आउट। इसके ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं, यानी कि स्किन जो है वो कवर होती है विद स्केल्स, जिसकी वजह से वाटर जो है वो इसकी स्किन को टच नहीं करता, या आप ये कह सकते हैं कि स्किन जो है वो वाटर जो इसके ओवरलैपिंग स्केल्स हैं वो वाटर को आउट करने में हेल्प करते हैं। A gas-filled bag called the swim bladder inside its body to keep it float। इसकी बॉडी के अंदर एक इस तरीके का बैग मौजूद होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि गैस से फिल्ड होता है, जिसकी हेल्प से ये इजीली फ्लोट कर पाती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर गैस फिल्ड होती है जो इसको नीचे की तरफ सिंक नहीं होने देती और ये फ्लोट करने में उसको हेल्प करते हैं। Many fishes have a slippery liquid called mucus covering their scales. This help the fish to slide through the water। इसकी बॉडी आपने देखे होगा, फिश को अगर हाथ लगाएं तो उसकी बॉडी स्लिपरी सी फील होती है, आपके हाथों में से निकलने लगती है। अगर आप एक जिंदा मछली को पकड़ें तो वो फौरन से स्लिप होने लगेगी आपके हाथों में से। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर एक लिक्विड मौजूद होता है जो म्यूकस कहलाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है, ये जो फिश है वो स्लिपरी हो जाती है। और इस स्लिपरी होने की वजह से या इस म्यूकस की हेल्प से क्या होता है कि उसको वाटर में मूव करने में आसानी रहती है, या वाटर में मुस्तकिल रहने की वजह से उसकी बॉडी जो है वो इजीली मूव कर सकती है बिकॉज ऑफ इट्स स्लिपरी स्किन। द अदर ऑर्गेनिज्म दैट इज अ प्लांट। ठीक है, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है हमारा जिसकी हम एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे वो है प्लांट, दैट इज कैक्टस। आपने नाम भी सुना होगा और देखा भी होगा, कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर बहुत सारे स्पाइंस लगे हुए होते हैं, यानी कि कांटे। स्पाइंस मीन्स कांटे, और ये अमूमन आपको पता है कि डेजर्ट में मौजूद होता है। ठीक है, द कैक्टस इज अडेप्टेड टू लिविंग इन हॉट ड्राई डेजर्ट कंडीशन। ठीक है, ये डेजर्ट में हॉट और ड्राई कंडीशन में रहता है। इसकी बॉडी इसी कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट कर लेती है। अब आप देखें कि कैक्टस के अंदर कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो
अपने हैबिटेट के अंदर या डेजर्ट हैबिटेट के अंदर सरवाइव कर पाता है। Cactus have long spreading roots to find water below the ground so that water can be taken in quickly over a wide area before it drains away. इसकी रूट्स जो हैं बहुत गहरी होती हैं, ज़मीन में नीचे गहराई तक जाती हैं ताकि वो पानी को तलाश कर सकें, क्योंकि इसके पास जो है वो टाइम जो उसके पास वाटर की कमी होती है। डेजर्ट के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा गहराई में मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट हैं वो नीचे की तरफ गहराई में जो है वो ग्रो करती हैं। swollen stems to store as much water as possible। इसका स्टेम जो है वो swollen यानी कि फूला हुआ होता है। जो ग्रीन कलर का कैक्टस का पार्ट होता है वो एक्चुअली स्टेम होता है, जो कि swollen होता है, उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर करके रखता है। लीव्स जो हैं वो रिड्यूस होकर स्पाइन की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और ये स्पाइन की मौजूदगी की वजह से वो वाटर की एवोपरेशन को क्या करता है, कम करता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में ऑलरेडी इतना हॉट होता है, पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा वाटर एवोपरेट हो जाएगा तो प्लांट को मुश्किल पेश आएगी। इस वजह से कुदरती तौर पर इसके अंदर लीव्स जो है वो स्पाइन में रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से एवोपरेशन जो है वो बहुत स्लो होता है या कम से कम होता है। ठीक है। द प्लांट हैज़ अ स्मॉल सरफेस एरिया फॉर इट्स साइज। प्लांट का जो सरफेस एरिया है वो कम से कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस भी कम होता है। It flowers after rain, producing seeds quickly before the next dry spell begins। इसके जो फ्लावर्स हैं वो बारिश के फौरन बाद इसके ऊपर फ्लावर निकल आते हैं और वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, ताकि नेक्स्ट ड्राई स्पेल आने से पहले जो है वो सीड ग्रो कर जाएं। तो ये कुछ एडेप्टेशन है जो इनके अंदर कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं कैक्टस